क्वेश्चन नंबर 1 है द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। तो 2025 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, ये हो जाएंगे। तो यहां पर जो है हमें 3 का एक्सपोनेंट बताना है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। 5 स्क्वायर मल्टी 3 की पावर 4 किसके प्राइम फैक्टर हैं? 2025 के। हमें बताना 3 का एक्सपोनेंट, तो 3 का एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे? 4। ये डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2024x प्लस 2025y इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2025x प्लस 2024y इक्वल टू -1, और हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है 2024x प्लस 2025y इक्वल टू 1, और ये दे रखी 2025x प्लस 2024y। ऐसी इक्वेशन में यदि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, एक बार इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, दूसरी बार माइनस कर देते हैं। तो ऐसी इक्वेशन का पता कैसे लगेगा? क्या करना है, यहां पर x का कोएफिशिएंट जो है नीचे y का कोएफिशिएंट है, और ऊपर जो y का कोएफिशिएंट है वो नीचे x का कोएफिशिएंट है। जहां कहीं ऐसा हो तो आपको एक बार ऐड कर लेनी है दोनों इक्वेशन और दूसरी बार माइनस, और उन दो इक्वेशन जो आएंगे उनसे x और y की वैल्यू आ जाएंगी। तो वही काम आपको यहां करना है। तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा हमारा 2024x माइनस 2025x, यहां पर क्या है प्लस 2025y माइनस हो जाएगा 2024y इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका इधर माइनस x, और ये हो जाएगा आपका प्लस x इक्वल टू 2, ये y था। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ये -2 हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा B -2। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज इट्स जीरोस इज। तो पॉलिनोमियल को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जीरोस का क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस दोनों जीरो का सम x और दोनों जीरो का प्रोडक्ट। अब 2 जीरोस हमें दे रखे हैं, तो x² माइनस ये हो जाएगा क्या, -2 प्लस 5x प्लस में क्या हो जाएगा -2 मल्टी 5, जो आ जाएगा हमारा x² प्लस माइनस 3x, और ये आ जाएगा -10। अब ये पॉलिनोमियल है मान लिया एक। अब इस पॉलिनोमियल को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पॉलिनोमियल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल हमारे क्या आ जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर से हमने 2 रख दिया, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। इस पॉलिनोमियल के भी 0 ये होंगे, तो एक ही जगह में कुछ भी रख सकते हैं, तो ये इनफाइनेटली मैनी हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। तो यहां पर इसको एक्सपेंड करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x² तो आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में वो कट भी नहीं रहा, तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। x² प्लस 3x इक्वल टू -1, और ये 1 माइनस 3x², माइनस 3x² की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x² राइट में आ रहा और लेफ्ट में आ रहा है x², तो तब भी क्वाड्रेटिक टर्म्स आपका बच जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सी वाले में चेक करते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, x² हो जाएगा, और राइट साइड में x² है, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, C। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो AP की खासियत क्या होती है, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं AP के, तो क्या होगा, ये सेकंड टर्म है, इससे हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऐसे भी निकल सकता है थर्ड टर्म से,
सेकेंड टर्म को माइनस करने से। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो वही करा है। अब ये x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 2, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया। अब माइनस एक्स ये हो गया प्लस 10, अब यहां पर क्या है 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 10 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 10। अब ये 2x वाला पोर्शन इधर ले आते हैं, माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 8, ये प्लस 10 था, इधर आके माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 18 और ये हो जाएगा माइनस 3x, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3 यानी 6 आंसर आ जाएगा आपका। x की वैल्यू क्या आ गई 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस इक्वल टू 25k देन k इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा 50 टर्म्स का सम। 50 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब n टर्म का सम क्या होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो यही अप्लाई कर लेते हैं। कितने टर्म्स हैं इसमें, 50 टर्म्स हैं, नेचुरल नंबर है 50 तक, तो ये 50 टर्म्स हो जाएंगे 50 अपॉन 2 और 2a कितना है 1 है, प्लस n यानी 50 माइनस 1d, d कितना है 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है इसमें, 25 हो गया, ये हो जाएगा 2 प्लस 49, ये हो जाएगा आपका 25 मल्टी 51, जो आ जाएगा आपका कितना 25 कम 25 का 5 हासिल 2 25 पंजे 127, 1275 ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन। तो राइट हैंड साइड क्या है 25k है, तो 25k के इक्वल में ये रख देते हैं 1275 हो जाएगा। k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1275 अपॉन 25 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा 25 पंजे 125, 25 ही कम, तो कितना हो गया k की वैल्यू ये 51 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्रीज। तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, y2 क्या है, x2 क्या है, x2 है आपका cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हो गया, माइनस क्या है cos 30, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या है y2 है माइनस sin 60 और y1 कितना है, y1 है sin 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा माइनस sin 60 की वैल्यू, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है माइनस √3/2, माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या है इरेशनल नंबर है, तो इसको ऐसा करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 3/4, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2 मल्टी 1/2 मल्टी √3/2। और यहां पर क्या होगा कि माइनस का स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस के टर्म्स है तो माइनस का स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वाला जो है क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो एक्सपेंड कर लेते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 2 मल्टी √3/2 मल्टी 1/2। यहां पर दोनों ये सेम टर्म्स हैं, इनको माइनस कर लेते हैं ये प्लस था तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बच गया हमारे पास क्या, ये तो हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो क्या हो गया √2 आ गया हमारा आंसर। तो क्या होगा डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
the coordinates of the point which is mirror image of the point -3, 5 about x axis। तो x axis का मतलब पहले तो पॉइंट कहाँ पे होगा, ये -3 है, -3 के ऊपर ये 5 यूनिट के, -3 पॉइंट ये लोकेशन हो गई पॉइंट की, और इसकी इमेज बनानी है आपको मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, यानी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस ये है तो मिरर इमेज कहाँ बनेगी इसकी, ठीक 5 डिस्टेंस नीचे ये, तो ये क्या होगी मिरर इमेज, जो इस लोकेशन के क्या पॉइंट होंगे, क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके, -3, -5। तो विल बी द आंसर -3, -5 यानी सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन D देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। तो ट्रायंगल ABC हमें दे रखा है सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो AB अपॉन में क्या है, EF है, AB अपॉन में EF। अगर आपको इसको डायग्राम से समझना चाहते हैं तो और आसान हो जाएगा, यह है ABC और यह है DEF, और दोनों क्या है, सिमिलर है। अब देखना है कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन में है, क्या है कि AB अपॉन में EF, AB अपॉन में क्या है, EF है, ये है, और AC अपॉन में DE, AC अपॉन में क्या है, DE है, ये। तो अब सिमिलर होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, जो साइड प्रोपोर्शन है उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंगल ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल ई होना चाहिए। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PQR इन सेंटीमीटर इज। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC अगर सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, तो इनकी साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, यानी AB अपॉन में PQ होगा, AB अपॉन में PQ, और क्या होगा BC अपॉन में QR, और ये इक्वल टू किसके होगा, AC अपॉन में PR। तो ये साइड प्रोपोर्शन में होंगी, और साथ में इनका पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, सेम रेशियो, दोनों के पेरीमीटर का भी साइड जितना ही रेशियो होगा। तो ये हो गया, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे हमें सेकंड ट्रायंगल है उसका दे रखा PR, तो ये वाला लेंगे हम पोर्शन, इसके इक्वल करेंगे। तो AC कितना है, AC है 5 और ये है 10, तो AC 5 हो गया और ये 10, ये तो दे रखा हमें। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC तीनों साइड दे रखे हैं, तो उनको ऐड कर लेते हैं साइड को, ये हो जाएगा। और हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ऊपर जो है ऐड करके आ जाएगा 5 + 4 9 + 3 12, पेरीमीटर ट्रायंगल PQR 5/10। अब ये निकालने के लिए क्या होगा, पेरीमीटर एक तरफ लग हो जाएगा, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, और 12, ये 10 नीचे है, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 5 डिवाइड में, तो कितना आ गया है 24 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल PQR का, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 11, in the figure given below radius r of the circle which touches the side of the triangle is। तो यहां पर जो है फिगर दे रखा हमें, और फिगर में एक जो ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, जो क्या है सर्किल से सर्कमस्क्राइब है। मतलब एक सर्किल सर्कमस्क्राइब है एक ट्रायंगल्स के द्वारा। तो यहां पर जो है ये रेडियस हो गई, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होता है 90 डिग्री एंगल, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये तो दे रखा हमें कि 90 है,
और रेडियस हो गई टेंजेंट, ये 90 होगा। जब ये सारे 90 हैं तो ये भी 90 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या हैं, इक्वल, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और ये दोनों इक्वल जब होंगी तो ये आर होगा तो ये आर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको आर की वैल्यू निकालनी है। ये तो हो गया आर, तो ये वाली बी डी साइड क्या हो जाएगी, 7 माइनस आर हो जाएगी। और यहां पर देखते हैं आगे 24 पूरी, यहां से ए सी जो है 24 है, और आर माइनस करेंगे तो ये वाला लाइन सेगमेंट आ जाएगा हमारा कितना, 24 माइनस आर। और ये क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल, तो ये भी क्या हो जाएगा 24 माइनस आर। ये अब 25 यहां से यहां तक है, 25 से हम 24 माइनस आर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा 25 माइनस 24 माइनस आर, जो कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर के। अब ये क्योंकि 1 प्लस आर हो गया ये वाला, और ये क्या है 7 माइनस आर, दोनों को इक्वल रख लेते हैं। तो 1 प्लस आर इक्वल टू 7 माइनस आर, तो कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू 6, यानी r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो यूनिट के इक्वल होता है, मतलब एक होता है इक्वल टू। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये इक्वल टू 1 होता है। तो ये तो है नहीं, ये क्या हो जाएगा -1 होता है। तो इक्वल टू यूनिटी लाना है, तो ये इक्वल टू यूनिटी नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज। तो क्या करना है आपको, सी एफ निकाल देना। पहले सी एफ कैसे निकालोगे, 11 हो गया, 11 प्लस 12 23, 23 प्लस 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस 11 कितना हो जाएगा 56। मीडियन क्लास कैसे निकलती है, मीडियन क्लास हो जाएगी यानी n अपॉन टूथ टर्म जो होगा, तो n कितना है 56, 56 अपॉन 2 यानी 28। अब 28 किस में होगा, 28 किसके अंदर होगा 36 के अंदर, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। और हमें क्या निकालनी, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हो जाएगी 15, आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लेट एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बी। ए ये दे रखा हमें, तो उसके बाद 2b प्लस 3a निकालना, लेकिन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है वो हमें याद होनी चाहिए। तो यहां बुक में तो दे रखा है ये, यहां क्वेश्चन में तो ये दे रखा है बी मीन, और एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ए क्या है 3 है और बी क्या है 2 है, तो हमें निकालनी है 2b प्लस 3a की वैल्यू। तो 2b क्या है 2 है, और a क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 यानी 13 आंसर। तो क्या होगा सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, from an external point Q, the length of tangent to a circle is 12 centimeter and distance of Q from center of circle is 13 centimeter. The radius of circle is, तो हमें क्या दे रखा है, ये सर्किल है और कोई पॉइंट है जो कितनी डिस्टेंस में सेंटर से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस अवे है, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल। अच्छा ये डिस्टेंस क्या है 13 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है 12 सेंटीमीटर। अब टेंजेंट हो गई और रेडियस, दोनों के बीच में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल, तो एक क्या बन जाएगा, ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। 90 डिग्री के अपोजिट में जो ये है, ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, और ये रेडियस हो गई जो बेस का काम करेगी। तो फॉर्मूला राइट ट्रायंगल का
तो राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, क्योंकि 13 क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ये हो जाएगा 144 प्लस r स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू r स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 r स्क्वायर, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 16 इन द गिवन फिगर PA इज टेंजेंट। PA क्या है, एक टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल विद सेंटर O एंड डायमीटर AB। AB क्या है, डायमीटर है। इफ एंगल POB 115 डिग्री, ये हमें 115 डिग्री दे रखा है, और क्योंकि AB डायमीटर एक लाइन है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 115 जो क्या होगा 65 डिग्री के, और ये क्या है 90। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, और इससे आसान क्या है कि ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो ये तो 90 दे रखा है और ये हम x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस x इक्वल टू 115। ये भी कर सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 115 माइनस 90 जो कितना हो जाएगा 25 डिग्री। आंसर क्वेश्चन नंबर 17 द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल्स आर इन द रेशियो 3:4, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। तो हमें सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्किल की 2πr। तो पहले सर्किल की रेडियस को r1 मान ले तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, पहले सर्किल की ये 2πr1, दूसरे सर्किल की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2πr2। तो दोनों का रेशियो क्या दे रखा हमें दे रखा C1/C2 का रेशियो 3:4, यानी 2πr1/2πr2 का रेशियो दे रखा है कितना 3/4। ये तो हो गया कैंसिल। तो इसका मतलब R1 और R2 का रेशियो भी क्या होगा 3/4 ही होगा। अब एरिया का, उनके एरिया का रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, पहले सर्किल का एरिया हो जाएगा πr1 स्क्वायर, और दूसरे सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा πr2 स्क्वायर। ये कैंसिल, तो क्या आया R1/R2 हमें पता है, इसका होल स्क्वायर निकाल देंगे। R1/R2 क्या है 3/4 का होल स्क्वायर, तो कितना रेशियो आ गया 9:16। तो C हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा 9:16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 एन इवेंट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज। तो मोस्ट अनलाइकली हैपन क्या होगी, जिसकी लीस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब क्या है 1/10,000, इसका मतलब 1/1000, इसका मतलब 1/100, इसका मतलब 1/10। तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लिखा है एन इवेंट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, तो सबसे वो है ए। क्वेश्चन नंबर 19 ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स assertion and reason and has following four choices only one of which is the correct answer। तो यहां पर जो है हमें दे रखा है assertion reason वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है assertion दे रखा है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी क्या बोलना चाह रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताना चाह रहा है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी मिड पॉइंट, दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी ये दोनों पैरेलल होंगी। तो ये बात क्या है, ट्रू है, ये तो ट्रू है। रीजन क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इफ ए लाइन, यानी एक लाइन ये क्या करती है, दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये वाली लाइन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो ये क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो एक्सप्लेन करती है इसी को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोथ assertion A and reason R are true
and region R is the correct explanation of assertion A. Question number 20. Assertion A दे रखा है, two coins are tossed simultaneously. Possible outcomes are two heads, one head and one tail. तो दो कॉइन्स हैं, उनको अगर साइमल्टेनियसली टॉस किया गया तो क्या आउटकम आते हैं? दो हेड, टू हेड आते हैं, या फिर दोनों टेल, या फिर हेड और टेल, या फिर टेल और हेड। तो यहां पर बोलने का मतलब है टू हेड्स है, वन हेड एंड वन टेल। तो वन हेड एंड वन टेल क्या है? दो बार, और टू टेल्स ये है। तो कितने आउटकम हो गए? चार। तो टोटल आउटकम तो हो गए चार, और हमें निकालनी है टू हेड की प्रोबेबिलिटी। तो टू हेड की प्रोबेबिलिटी, टू हेड कितनी बार है? यहाँ पे एक बार है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? फोर। टू हेड एक बार है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4, जबकि ये बोल रहा 1/3, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। रीजन आर में कह रहा प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन होते हैं? जैसे कॉइन को हमने टॉस करा, तो हेड आने की भी उतनी चांस है और टेल आने की भी उतनी चांस है। किसी बच्चे का बर्थ हो रहा है, तो उसके गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी और बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है, तो इनको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। तो ये बात ट्रू है। तो क्या होगा? एजर्सन ए हमारा फॉल्स हो जाएगा और रीजन आर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट एक्स प्लस 2 इज आर। तो हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ जीरोज। इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज कितने होंगे, मतलब कितने जीरोज होंगे इसके? अब यहां पर आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है। क्या करना? आपको एक्स स्क्वायर और एक्स की मल्टीप्लाई। यहां सबसे ज्यादा पावर क्या है? एक्स स्क्वायर है, यहां क्या है? एक्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? एक्स क्यू। इसका मतलब ये गिवन पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और पावर जितनी होती है, डिग्री जितनी होती है किसी पॉलिनोमियल की, उतने जीरोज होते हैं उसके। तो कितने जीरोज हो जाएंगे? 3 जीरोज। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF and triangle ABC is not similar to triangle DEF, then which of the following is not true? तो हमें क्या करना है इसके लिए? हम क्या करेंगे? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF की कंडीशन क्या होती है? तो ट्रायंगल ABC और सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, तो दोनों की कंडीशन क्या होती है? AB अपॉन में क्या हो जाएगा? ED। मतलब सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोपोर्शन में होती हैं। AB अपॉन में ED, और क्या हो जाएगा? BC अपॉन में DF। जैसे यहां पे नाम लिखे हैं वैसे लिख देना है, FD। यहां पर DE है, जैसे नीचे नाम दिए हैं वैसे ही, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। DE लिख लेंगे क्योंकि यहां DE है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन में EF। AC है यहां, AC अपॉन में EF, EF भी है। ये तो होगी कंडीशन जब ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल EDF के। दूसरी कंडीशन बता रहा है कि ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो पहले इसकी कंडीशन निकाल लेते हैं, जब ये अगर सिमिलर होते तो। ट्रायंगल ABC हालांकि सिमिलर नहीं है ट्रायंगल DEF के, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए इसकी, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। AB अपॉन में DE, और क्या है? BC अपॉन में EF इक्वल टू AC अपॉन में DF यानी FD। तो अब नीचे कंडीशन देख लेते हैं। BC डॉट EF लिखा है, तो BC डॉट EF यानी ये मल्टीप्लाई होगा इधर, BC डॉट EF आ जाएगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए? FD AC, AC FD।
तो ये तो क्या है कंडीशन, ये नॉट ट्रू वाली बतानी है आपको, ये तो ट्रू है, यहां पर से पता चल रहा है कि ये ट्रू है। दूसरा है ab.ef, ab.ef यानी ab.ef यानी ये और ये, यहां पर इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ab.ef आ जाएगा, और डी को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ac.de, तो ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। अगली देखते हैं bc.de, तो bc.de बता रहा, bc.de इन दोनों का कर रखा है इसने, bc.de और ab.ef, तो ये तो कंडीशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर नहीं है इसलिए ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी ट्रू होंगी। bc.de का भी चेक कर लेते हैं, bc.de, अब bc.de कहाँ है, bc.de ये इन दोनों का इसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे, bc.de और ab.fd, तो सारी ट्रू हैं केवल सी को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू x, देन वैल्यू ऑफ x इज, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे cos 30 की होती है, तो ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √5x² - 2√10x - √5, तो क्या होगा इसका नेचर ऑफ रूट्स, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b² - 4ac कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो b² माइनस क्या होना चाहिए, b² - 4ac होना चाहिए, b² - 4ac। अब यहां पर b क्या है, b आपका यहां पर क्या है -2√10, -2√10 आपका b हो गया, a क्या हो गया, a हो गया √5, और c हो गया हमारा नंबर जो -√5 है। अब यहां पर एक कैलकुलेट कर लेते हैं, -2√10 का होल स्क्वायर -4 मल्टी a कितना है √5, और मल्टीप्लाई -√5c, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √10 का 10, तो कितना हो जाएगा 40, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई √5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5 मल्टी √5 5 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 40 प्लस 5 4 20 यानी 60 आ गया। अब 60 हमारा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे क्योंकि 60 है यहां पे, तो क्या होगा ये रूट अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है अलग अलग। तो डी की कंडीशन क्या होती है, डी ग्रेटर देन 0 होता है, इसकी कंडीशन ये होती है। तो यहां पर डी इक्वल टू 60 जैसे ही आपका आएगा तो ये क्या है डी ग्रेटर देन 0, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके क्या है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, तो इसलिए लिखा है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, HCF of 2 numbers is 211, their LCM is 5424, if one number is 904 then other number is, तो आपको LCM और HCF के बीच का जो फॉर्मूला हो ये होता है, और प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर जिनका LCM और HCF है, तो HCF ऑफ 2 नंबर इज 211 और LCM दे रखा है 5424। इफ वन नंबर इज 904, दूसरे नंबर को मान लेते हैं x, और x को अकेला रखते हैं इधर, तो 5424 मल्टीप्लाई 211 अपॉन में क्या आ जाएगा 904, और
211 से तो ये कटेगा नहीं, इससे कितनी बार कट रहा है आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है तो कितना होगा। तो ये 6 टाइम्स कट रहा है, 6 को 24 4 हासिल 2 6 0 2 6 नंबर 54, तो ये 6 टाइम कट गया। तो 6 और 211 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये 1266 आ गया दूसरे नंबर की वैल्यू 1266, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन आर्मी कंटिजेंट of 1000 members is to march behind an army band of 56 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो बोलने का मतलब क्या है कि कोई आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड है और इस ग्रुप में कितने हैं 56 हैं, और 56 कैसे अरेंज होंगे, पर्टिकुलर ऐसे कॉलम में होंगे। ये कॉलम जितने भी हमें नहीं पता कि कितने कॉलम है, और इन्हीं को फॉलो करेंगे 1000 मेंबर्स जो क्या होंगे इन्हीं कॉलम के बराबर होंगे, ये बोलना चाह रहा है। तो इनमें भी कॉलम उतने ही होने चाहिए। तो अब देखो कि मान लिया रोज कितनी है, अब रोज भी होंगी, इसमें रोज भी होंगी। अब रोज मान लिया कितनी है, रोज मान लिया यहाँ पे y है और यहाँ पे रोज कुछ और होंगी z है मान लिया, लेकिन कॉलम क्या होंगे बराबर ही होंगे दोनों में, ये बता रहा। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स तो सेम है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जो बैंड होगा कैसे निकालेंगे, x मल्टी वाई, ये एक्स वाई इक्वल टू 56 दे रखा है, और यहां पे क्या होगा जेड एक्स जेड इक्वल टू 1000, तो यहां पे कॉमन क्या है x है, मींस आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यहां पे दोनों का। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, आपको निकालना है HCF ऑफ 1056। तो 1000 का हम निकाल लेते हैं, 5 मल्टी 2 क्या होता है 10, अरे पावर 3, तो 5 की पावर 3 मल्टी 2 की पावर 3 फैक्टर आ गए 56, 2 की पावर 3 यानी 8, 7 जा। तो यहां पर कॉमन क्या है, कॉमन है 2 की पावर 3 यानी HCF क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3, यानी कितने कॉलम होंगे 8 कॉलम होंगे, आंसर हमारा आ जाएगा ए। Question number 7. Which of the following polynomial has a positive zeros? Which of the following polynomial has positive zeros? तो पॉजिटिव जीरोस की कंडीशन क्या होती है, पॉजिटिव जीरो की कंडीशन होती है यहां पर ये प्लस होना चाहिए। यहां पर जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो यहां पर इसके दोनों जीरोस क्या हैं प्लस के हैं, दोनों जीरो क्या है प्लस के हैं, तो इसकी कंडीशन क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 अपॉन में 1, यानी एक्चुअली में क्या है -b अपॉन a है। तो दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ पॉजिटिव है, तो सम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें खाली क्या करना है यहाँ पे -b अपॉन a कैलकुलेट कर लेना, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों जीरोस पॉजिटिव होंगे। दूसरा अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a होता है, तो c कितना है यहाँ पे 1 है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों का प्रोडक्ट और सम क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो यही देखना है आपको यहाँ पे चेक करके। तो यहाँ पर पहले वाले केस में क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी इक्वल टू -b अपॉन a, तो यहां पे क्या आ रहा -2 अपॉन 1 आ रहा, दोनों का सम क्या आ रहा माइनस आ रहा, तो ये हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, -5 अपॉन 1 आ जाएगा, ये भी क्या आ रहा माइनस आ रहा, तो ये भी पॉजिटिव नहीं हो सकते दोनों जीरोस। एक्स स्क्वायर प्लस 7x यहाँ पे क्या है -7 अपॉन 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इस वाले केस में क्या हो रहा है अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आएगा -12 अपॉन 1,
माइनस पहले से है, माइनस बाहर का हो गया। तो यहां पर माइनस बी अपॉन ए कैलकुलेट करके क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसके जो है जीरोस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और अल्फा बीटा भी क्या आ रहा, सी अपॉन ए यानी 20/1, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा। तो जहां दोनों जीरोस का प्रोडक्ट अगर क्या है, पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव जीरोस होंगे। तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहां उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और ये बी कितना है यहाँ पे, -5 है, और ए कितना है, 1 है। तो ये आ जाएगा आपका 5, और अल्फा बीटा कितना हो गया, सी अपॉन ए होता है। तो सी कितना आपका 6/1 यानी 6 हो गया। यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो निकालनी हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 माइनस, और ये हो गया 6, तो कितना आ गया आंसर, -1। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू 0 आर रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन कब रिप्रेजेंट करती हैं, जब कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी कंडीशन कहां बन रही है, ये कंडीशन है पहले में ए, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y = 1 एंड 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1 इज इनकंसिस्टेंट, देन k = 2। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन क्या दे रखी है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब है दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं दोनों इक्वेशन को, 3x + y - 1 = 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2। तो इनकंसिस्टेंट होने की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और ये जो है c1/c2 के इक्वल नहीं होता। तो हम ये लेके चलते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो a1 क्या है, 3। a1 मतलब पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, और दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या होता है, a2 यानी 2k - 1 इक्वल टू b1। पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है, और दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, k - 1 है। इसी को लेके चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 3k - 3, 1 की मल्टीप्लाई करके एज इट इज आ जाएगा 2k - 1। 2k को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 3k - 2k इक्वल टू -1 -3 इधर आ जाएगा तो +3, ये हो जाएगा 2। 3 - 2 1 होता है यानी k, तो k इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 2 - √5 एंड 2 + √5 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, देन द पॉलिनोमियल px इज। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। दो जीरोस हमारे पास जो दे रखे हैं, अल्फा इक्वल टू 2 - √5 और दूसरा रूट दे रखा है बीटा इक्वल टू 2 + √5। यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह में ये दोनों रख लेते हैं, x² माइनस ये हो जाएगा अल्फा 2 - √5 बीटा 2 + √5, और ये x अपनी जगह पे रहेगा प्लस अल्फा बीटा, यानी दोनों का प्रोडक्ट 2 - √5, और ये हो जाएगा 2 + √5। ये हो जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करके x² माइनस √5 प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4x। और यहां पर क्या है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a - b, a + b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। तो क्या होगा, यहां पर प्लस हो गया, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर
तो क्या होगा अगली लाइन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो आ जाएगा -1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये -1, ये आपका क्या आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो अब देखते हैं कि ये कहां पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 डॉट 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 11 टर्म्स, यानी 11 टर्म्स मतलब 11 तक आपको सम निकालना है इनका। तो सम वाला फॉर्मूला कर लेते हैं। सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू मीन निकालना है। तो पहले तो सम चाहिए 11 टर्म्स का, तो 11 टर्म्स का सम यहां से निकल आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर है तो d इक्वल टू 1 होगा, तो n इक्वल टू 11/2, 2 मल्टी a यानी 1 प्लस 11 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेचुरल नंबर में 1 होगा। 11/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा 11/2 प्लस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12, 2 6 12 यानी 66। अभी 11 टर्म्स का सम आ गया 60, हमें निकालना मीन, तो मीन आ जाएगा यानी 11 टर्म्स का सम, 11 टर्म्स का सम ये है सिग्मा एक्स अपॉन में टोटल नंबर, सिग्मा एक्स कितना है 66, टोटल नंबर 11 है तो क्या आ जाएगा 6, तो मीन कितना आ जाएगा 6, ये आंसर आ जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो एक रूम है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है। अब ये रूम की लेंथ ऐसे है, लेकिन इसके पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं सबकी। 8 मीटर 25 सेंटीमीटर को लिख देंगे 825 सेंटीमीटर, और 6 मीटर 75 सेंटीमीटर का हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। तो कोई रूम है, अब रूम का क्या है, मैक्सिमम निकालनी है आपकी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड निकालनी है जिससे हम ये डायमेंशन को नाप सकते हैं। तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, एक पीस होगा ऐसा मैक्सिमम लेंथ का जिससे हम सबको नापेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो लेंथ ऑफ पीस है ये रॉड का, ये क्या होगा, Question number 13. The length, breadth and height of a room are 8 meter 25 centimeter, 6 meter 75 centimeter and 4 meter 50 centimeter. Then the length of longest rod which can measure the 3 dimensions of the room exactly is. तो सबसे पहले तो ये काम करेंगे कि 8 मीटर 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर को करेंगे हम चेंज 825 सेंटीमीटर, और 6 मीटर 75 सेंटीमीटर हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब क्या है एक्चुअली में, जो रूम है इसकी 3 डायमेंशन जो है उनको नापने के लिए हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट रॉड कितने लेंथ की होगी। तो लॉन्गेस्ट रॉड जिससे हम तीनों डायमेंशन को नाप सकते हैं, तो क्या कॉमन फैक्टर है, तो ये कॉमन फैक्टर जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड है ये कॉमन फैक्टर आना चाहिए। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। तो लॉन्गेस्ट रॉड आ जाएगी जिसे हम तीनों डायमेंशन को नाप सकते हैं। तो हम निकालेंगे इसका HCF। तो 825 है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करके 825 फैक्टराइजेशन करके हो जाएगा 5 एकम 5 और
5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 पंजे 25, 5 3 15, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 11, 11 बन जाए 11। तो ये आ गया हमारा 5 स्क्वायर मल्टी 3 मल्टी 11, 675 के निकाल लेते हैं। 675 के होंगे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 7 35 और ये हो जाएगा 3 9 जा 3 3 जा। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे कितने? 5 स्क्वायर मल्टी 3 की पावर 3, 675 के। अब 450 के हो जाएंगे, 450 के हो जाएंगे 5 3 जा, ये हो जाएगा 3 10 जा, 5 2 जा। तो ये हो गया 450 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 5 स्क्वायर मल्टी 3 मल्टी 2। तो यहां पर कॉमन क्या है? कॉमन है हमारे पास 5 स्क्वायर और 3 कॉमन है, यहां 3 कॉमन है, 3 क्यों में 3 है तो क्या होगा 5 और 3 कॉमन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर मल्टी 3, तो 5 स्क्वायर मल्टी 3 ये HCF हो जाएगा। 5 स्क्वायर मल्टी 3 यानी कितना हो गया 75 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगी अब लिख देना आपको। तो HCF हमारा क्या आ गया 30, आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ tan A इक्वल टू 3 cot A देन द मेजर ऑफ एंगल इज। तो यहां पर tan A इक्वल टू क्या है 3 cot A। अब क्या होता है cot A इक्वल टू क्या होता है? cot A इक्वल टू होता है 1/tan A। तो cot A की जगह में हम क्या रख लेंगे 1/tan A और ये हो गया tan A। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A इक्वल टू 3। tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। वैसे तो प्लस माइनस होता है लेकिन यहां पर हम प्लस वाला ही लेंगे, तो tan A इक्वल टू √3। नीचे से वैल्यू क्या आएगी क्योंकि सारी क्या है एक्यूट एंगल है, ए यहाँ पे एक्यूट एंगल है, हालांकि यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन जब एक्यूट एंगल होगा तो ये √3 प्लस वाला ही लेंगे। तो क्या होगा tan 60 वैल्यू √3 होती है, जो tan A के इक्वल tan 60 आ गया, तो A इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राहुल हैज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिबन। ही कट्स ईच रिबन इन 2 pieces such that all pieces are of equal length. What is the length of each piece? अब देखो ये एक लंबा रिबन है 40 सेंटीमीटर, दूसरा रिबन एक 84 सेंटीमीटर लंबा है। अब जब हम इनके पीस करेंगे तो हर एक पीस क्या होगा इन रिबनों की लेंथ से छोटा आएगा, और HCF की वैल्यू क्या होती है छोटी होती है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है HCF निकालना है यहाँ पे। तो हमें एक पीस का लेंथ निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा HCF ऑफ 40 और 84। तो 40 के फैक्टर क्या होता है 2 × 2 5। 84 के क्या होते हैं 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 12 7। ये 84 के फैक्टर हो गए प्राइम फैक्टर। अब HCF क्या होता है कॉमन, तो HCF हो जाएगा 2 कॉमन है, ये कॉमन है, तो कॉमन नंबर क्या है 2 × 2 यानी 4। इसका मतलब लेंथ ऑफ ईच पीस क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, आंसर। और अगर नंबर ऑफ पीसेज आपको निकालने हो, यहां पर तो नहीं निकालना, लेकिन नंबर ऑफ पीसेस कितने पीस बनेंगे तो हमने 40 और 84 को ऐड कर देना, डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, जो कितना आ जाएगा 31 पीसेस।
क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 एंड 243 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 इज। तो क्या होगा, 3 की पावर x प्लस वाई है और 243 हमें दे रखा है, तो 243 के पहले फैक्टर कर लेंगे। 243 के फैक्टर हो जाएंगे 3 9 जा 3 3 जा 3 1, तो क्या हो गया 3 की पावर 5, यानी 243 को लिख लेंगे हम 3 की पावर 5 और ये हो गया 3 की पावर x प्लस वाई। बेस दोनों का सेम है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरी क्या है, 243 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा 3। तो यहां पर 243 की एक्सपोनेंट्स में चेंज करेंगे, 243 को एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो क्या हो गया 3 की पावर 5, अब ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 1/5। अभी 2 इक्वेशन है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे ये करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि दोनों जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या ये कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइंस हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में a1 कितना होगा, x का कोएफिशिएंट 1, b1 यानी y का कोएफिशिएंट क्या होगा 1 और c1 कितना हो रहा है 5 को इस साइड में लाएंगे तो -5 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 में क्या है, a1 क्या है 1 है और b1 क्या है y का कोएफिशिएंट -1 है। इसको a2 लिखेंगे, a2 b2 और c2 कितना है -1/5। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी x और y की 2 वैल्यूज आएंगी, मतलब x इक्वल टू और y इक्वल टू एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, हम लिखेंगे 1, एक सॉल्यूशन होगा, यानी x इक्वल टू की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होगी। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, एक सॉल्यूशन होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1, देन y इज। तो हम क्या करेंगे, हमें तीनों एपी दे रखे हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स 3y - 1, 3y + 5 और क्या है 5y + 1। तो तीनों एपी में है तो क्या होगा, इसका माइनस ये करके करेंगे, इसको माइनस करके एक इक्वल हो जाएगा, यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे जो कि इक्वल टू होगा थर्ड टर्म्स को सेकंड वाले को माइनस करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3y + 5 ब्रैकेट खोल के हो जाएगा -3y + 1, ये हो जाएगा 5y + 1 -3y -5। तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 6 LHS में, ये हो जाएगा 2y - 5। क्या हो जाएगा 2y + 1 - 5 यानी -4। अब ये हो जाएगा 2y = 6 + 4 यानी 10। तो y = आ जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय 2 यानी 5। तो इस प्रकार y की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्वेश्चन नंबर 10, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, जिसमें क्या है p > q है। अब एलसीएम दे रखा 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p - q। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एलसीएम दे रखा है 221, हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 221 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा,
अब देखो इसमें ना तो 2 का जा रहा, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 का, 11 का भी नहीं जा रहा, 13 का इसमें जाएगा। तो क्या हो गया 17 बन जाए, इससे प्राइम फैक्टर आ गए। अब प्राइम फैक्टर 2 ही आ रखे हैं, 13 और 17, और ये क्या है एलसीएम है, और दोनों नंबर क्या हैं पी एंड क्यू, 2 प्राइम नंबर। अब 2 प्राइम नंबर्स जब होते हैं पी एंड क्यू तो उनका एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है, पी क्यू इक्वल टू 13 मल्टी 17 हो जाएगा। तो यहां पर क्या है दे रखा हमें कि P ग्रेटर देन Q है, यहां पे क्या है 17 ग्रेटर देन 13 है। इसका मतलब क्या है 17 हमारा P हो जाएगा और Q हमारा 13 हो जाएगा। अब हम 3P माइनस Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 17 क्या है P है, 3 मल्टी 17 माइनस Q क्या है 13, ये हो जाएगा 51 माइनस 13, जो हमारा आ जाएगा 11 से 3 गया 8, 4 से गया 3, 38। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ट्रायंगल्स ABC and triangle DEF are similar and AB equal to 4 centimeter, DE equal to 6 centimeters, EF equal to 9 centimeter, FD equal to 12 centimeter, the perimeter of triangle ABC is। तो हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल ABC हो गया, और एक ट्रायंगल दूसरा दे रखा है ट्रायंगल DEF। अब हमें AB दे रखा है यहां पे 4 सेंटीमीटर, ये लिख लेते हैं, और DE कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर्स, और EF 9 सेंटीमीटर्स, और FD दे रखा है 12 सेंटीमीटर्स। और हमें इस ट्रायंगल की पेरीमीटर निकालनी है ट्रायंगल ABC की। तो इसके लिए हमें AC निकालना पड़ेगा BC। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं सिमिलर हैं, तो लिख देते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो इनकी साइड क्या होगी, प्रोपोर्शन में होगी। तो AB अपॉन में क्या हो जाएगा DE इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपॉन में EF, AC अपॉन में DF। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, AB कितना 4 है, DE कितना है, DE 6 है, BC कितना है, BC हमें निकालना है, और EF हमें दे रखा है 9। तो यहां पर से हमारा BC आ जाएगा, BC इक्वल टू 4 मल्टी 9 अपॉन 6, कितना हो जाएगा 2 2 जा, ये 2 3 जा, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। तो BC हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें AC निकालना है, तो हम क्या लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। तो AB अपॉन DE तो वही होगा 4/6, और AC हमें लाना है, और DF हमें दे रखा 12। तो यहां पर से AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/6 मल्टी 12, 6 से कट जाएगा। तो AC हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर, AC भी आ गया 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकाल सकते हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ABC का क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लेते हैं, 4 + 6 + 8 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। आंसर तो ये हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 12, HCF of 2 number is 113 and their LCM is 56952. If one number is 904, then the other number is। तो HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, HCF मल्टीप्लाई LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ 2 नंबर इज 113, ये हो गया। LCM कितना है 56952,
और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, एक नंबर कितना है 904, दूसरे को x मान लेते हैं। तो इस प्रकार x इक्वल टू क्या हो जाएगा 113 मल्टीप्लाई 56952 अपॉन में 904। अब 113 क्या है, HCF है और ये नंबर है, नंबर HCF से डिवाइड होता है, तो आप लोग सीधे क्या कर देना, 113 से 904 को डिवाइड कर लोगे। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 8 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा 8 या 24 का 4 हासिल 2 8 1 904। तो कितना आ गया, एक काट के 8 आ गया। अब जब 8 आ गया तो इससे पक्का कटेगा, 8 7 56, 8 एकम 8, ये हो जाएगा 8 7 56, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 नंबर 72। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 7119, आंसर 7119 बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -1, 0 एंड 5, 0। तो बोलने का मतलब x एक्सिस में कोई पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं x, 0 और यहाँ पर दो पॉइंट है, एक -1, 0 और दूसरा पॉइंट है 5, 0। यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये d1 है और ये d2 है। मान लीजिए ये दोनों d1 d2 क्या है, बराबर दे रखा है। तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, d1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 माइनस पहले से लगा हुआ है तो x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा, इक्वल टू हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा √x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर हटा देंगे, तो स्क्वायर हटाने के बाद क्या हो जाएगा x + 1, x + 1 का होल स्क्वायर ही रहने देना, इसको x - 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें ये गलती मत कर देना कि x + 1 होल स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट x + 1 लिख लेंगे और इधर ये लिख लेंगे, तो ये गलती मत करना, दिस इज रॉन्ग। उसका कारण क्या है कि जो स्क्वायर होता है वो माइनस का भी स्क्वायर होता है और प्लस का भी स्क्वायर होता है, इसलिए ये गलती नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग करके रूट हट गया, लेकिन हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तभी जाके एक कैलकुलेट हो पाएगा। x² प्लस हो गया 1 + 2x इक्वल टू x² प्लस 5² क्या होता था 25 - 10x, x² कैंसिल हो गया और 2x + 10x कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू 1 दूसरी साइड में जाएगा 24 हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा आ गया 2। तो कौन क्या होगा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के x एक्सिस में 2, 0। तो ये आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब कोई दो पॉइंट्स हैं A और B, A और B दो पॉइंट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -5 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 2। अब क्या है, कोई पॉइंट है P बीच में जो क्या काट रहा है, इसको AB सेगमेंट को डिवाइड करता है 2:3 में, और हमें क्या निकालने हैं, द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन। जब तक इसके कोऑर्डिनेट नहीं आते तो हम पता नहीं लगा सकते कौन से क्वाड्रेंट में है ये। अब क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ क्या होता है नेगेटिव प्लस होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं और यहाँ क्या होता है पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव। तब देखना है कि जब तक कोऑर्डिनेट नहीं निकलते इसके तो नहीं बता सकते, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पर k इक्वल टू क्या है 2/3, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू क्या होता है kx2 + x1 अपॉन में k + 1 और y इक्वल टू क्या होता है ky2 + y1 अपॉन में k + 1। अब k क्या है 2/3 है,
x2 कितना है 5, x1 कितना है 2 अपॉन में k यानी 2/3 + 1, और इधर y इक्वल टू कितना आ जाएगा k 2/3, y2 कितना है 2 है, प्लस y1 कितना है -5 और 2/3 + 1। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा कितना 5 2 जा 10/3 प्लस 2 अपॉन में 2/3 + 1, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 4/3 -5 अपॉन 2/3 + 1। तो यहां पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर कैलकुलेट करेंगे 3 और ये हो जाएगा 16, और नीचे ब्रैकेट और नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 2 + 3 यानी 5/3, ये कट गया तो ये तो हो गया 16/5 x। अब यहां पर देखते हैं y इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 -15 यानी -11 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 + 3 5, ये कट गया तो कितना आ गया, यहां आया y इक्वल टू -11/5। तो यहां पर x वाला पॉजिटिव है और y इक्वल टू माइनस है, यानी प्लस माइनस आया। तो प्लस माइनस कहां पे होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये 4th क्वाड्रेंट, यानी जो पॉइंट था हमारा 16/5 -11/5, ये किस में पड़ेगा 4th क्वाड्रेंट। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन आपको लंबे लग रहे हैं जो अवश्य 2 या 3 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन बोलने का मतलब ये एमसीक्यू की फॉर्म में जो है सेक्शन ए का पार्ट नहीं हो सकते, तो ये सेक्शन बी या सेक्शन सी के पार्ट हो सकते हैं ये क्वेश्चन जब भी आपका एग्जाम होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4,3 फ्रॉम y एक्सिस। तो यहां पर कोई पॉइंट दे रखा है -4,3, अब -4,3 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है तो इस साइड में होगा ये -4,3, तो -4,3 मान लिया -4 है, और 3 मान लिया इधर है, तो ये कोऑर्डिनेट -4,3 यहां होगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस हमारा ये है, y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस, और ये क्या है 4 यूनिट। अब डिस्टेंस को हम माइनस में थोड़ा ना लिखेंगे, यहाँ -4 भी लिखा 4 भी लिखा, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 यूनिट डिस्टेंस है, ये 4 यूनिट डिस्टेंस यानी 4 यूनिट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला वाला है 2 कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो यहां पर जो है ये जो है पहला वाला पॉइंट सही लग रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के इनकरेक्ट क्यों है। 2 सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। अब 2 सिमिलर फिगर्स कोई जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से अब यहाँ पे देखो ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, जैसे 2 सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। अब 2 सिमिलर फिगर्स हैं, ये जैसे कि ये सर्किल है, ये सर्किल मान लिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो दोनों सिमिलर तो हैं लेकिन दोनों कॉन्ग्रेंट थोड़ा ना होंगे। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, यानी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 रेक्टेंगल्स हैं और एक रेक्टेंगल इस टाइप का है जिनकी लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग अलग है। मान लें इसकी क्या है 2 है, ये 3 है, और इसकी क्या है 5 है, और ये क्या है 7 है। तो कोई जरूरी तो नहीं इनकी जो साइड प्रोपोर्शन में होंगी, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। द पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर साइड्स आर सिमिलर। अब पॉलीगन्स एग्जाम्पल के तौर पे एक यहाँ पे ट्रायंगल्स है, अब एक ट्रायंगल्स क्या है राइट ट्रायंगल है, और दूसरा वाला जो है यहाँ पर जिसके सारे एंगल्स क्या है एक्यूट हैं, तो ये दोनों सिमिलर नहीं हो गया, भले ही दोनों की साइड क्या है 3 है,
लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते, तो इसलिए करेक्ट क्या होगा, ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ एवरी टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया, सपोज करो कोई एपी है 2 4 6 ... और अगर इस एपी के हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म को, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो दूसरी एपी में कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, 4 - 2 यानी 2। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 12 - 6 = 6। तो कितने गुना हो गया ये, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बढ़ गया। तो क्या होगा, सी वाला सही हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस एपी। क्वेश्चन नंबर 18, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y = 0 एंड y = -7 हैज। वैसे तो इसको शो कर सकते हैं हम। अब क्या है, y = 0 है, तो y = 0 कौन सी लाइन होगी, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, y = 0 यानी x एक्सिस। और y = -7 मतलब यहां पे मान लिया, सपोज करो कोई पॉइंट है -7, तो ये लाइन यहां से पास हो रही है, ये क्या शो करती है, y = -7। तो दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल हो गई। इसका मतलब इनका क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा नो सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन मिसप्रिंट हो रखा, नो सॉल्यूशन होगा। तो ऐसी लाइनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल होंगी। क्वेश्चन नंबर 19, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y = fx हैज। अब y = fx हैज, ये y = fx जो है ये लाइन दे रखी है। तो यहां पर x एक्सिस में कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3, 0 पे। तो 0 सेकेंड पॉइंट क्या होता है, px होता है। पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे 0 है और ये हो गई x की वैल्यू। तो क्या हो गया, इसका केवल एक ही 0 हो गया, 1 0 एंड द 0 इज 3। तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या है, 3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज। तो ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है आपको, जैसे कि मतलब हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 70 को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर क्या आता है, 5 आता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, 70 माइनस पहले ये 5 को सबट्रैक्ट करके जो नंबर आ रहा वो 65 आ रहा, और 125 माइनस 8 करके क्या आ रहा, 117। तो ये क्या हो जाएगा, 15 से 8 गया 7, तो क्या हो जाएगा 117। अब हमें क्या करना, 65 और 117 का एचसीएफ निकाल देना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 65 के फैक्टर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 13 × 5। 117 के फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 13, क्या होगा 13 3 जा 39 × 3 × 3। तो इसके फैक्टर हो गया, तो कॉमन क्या है यहाँ पे 13 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, दोनों का 13 आ जाएगा। तो ये आंसर होगा क्या, 13। अब देखो बोल क्या रहा था, 13 से हम अगर 70 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, 13 से 125 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 8। करके देख सकते हो आप। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक यही है, जो रिमाइंडर है ये है, और लार्जेस्ट नंबर निकालना हो आपको, जो 70 को डिवाइड करते हो 125 को डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर 5 और 8 आता है, तो इसकी ट्रिक सही है कि 70 से आपको ये रिमाइंडर को माइनस कर देना है, और 125 से 8 को माइनस कर देना है,
और फिर दोनों का HCF निकाल देना है। तो ये हो गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।